Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to today's discussion of the daily news analysis. आज है 29 January 2025 and we're going to be seeing important articles of the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल है, it is a very important article for us because it is the 100th launch of the ISRO organization, which is the Indian Space and Research Organization. तो इन्होंने अपना 100th satellite लॉन्च किया है. So we can understand everything about this particular article. So firstly, ये कौन सा सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया है, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. Then we will also understand about this body ISRO, इसके important facts ये सब जानेंगे. And we will also see some other international countries. Okay, so कोई बाहर के countries जहाँ पे इन्होंने ऐसे कुछ लॉन्चेस किए हैं. सो वी गोइंग टू सी दैट एज वेल इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. सो फर्स्टली, कौन सा है इसरो का 100th लॉन्च? दैट इज द NVS-02 सैटेलाइट. ओके, सो इफ दे आस्क यू कौन सा था 100th सैटेलाइट लॉन्च ऑफ द इसरो, इट इज द NVS-02. अभी इनके फंक्शंस क्या है? इसका फंक्शंस है विद रिगार्ड टू द नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, कॉमनली कॉल्ड एज नेविक. ठीक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन. तो ये 9th वाला सैटेलाइट है. तो इसके पहले 8 सैटेलाइट्स ऑलरेडी है. दिस इज द 9th इन द लिस्ट. Apart from this, you have to understand about NAVIC. तो ये क्या काम करेगा is what we're going to understand in today's article. Now, before we understand about this particular mission called as NAVIC, let's understand किसने इसको लॉन्च किया है, यानी कि इसका लॉन्च व्हीकल क्या है. That means imagine this is a satellite. Imagine this is the launch vehicle. Launch vehicle is the one that takes the satellite into space. तो इसके अंदर हमारे सैटेलाइट होंगे और ये एक वाहन, एक व्हीकल होगा टू टेक इट टू स्पेस. तो इस व्हीकल का नाम क्या है? इस व्हीकल का नाम है GSLV Mark 2. GSLV Mark 2 और इसके वेरिएंट्स होते हैं. सो यहाँ पे यू हैव द GSLV F-15 मिशन. ओके, तो इसका जो वेरिएंट है इट वाज F-15. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर फॉर योर फैक्ट्स. नाउ लेट्स कम बैक टू आवर आर्टिकल. आर्टिकल में हमने देखा है कि ये नेविक का मिशन है, नेविक का पार्ट है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट नेविक. नेविक की अगर हम बात करें, इसका पहला नाम हुआ करता था IRNSS. Okay, that is Indian Regional Navigation Satellite System. Indian Regional Navigation Satellite System. So इसका काम अगर हम देखें, इसका यूज जो है ये आप और मैं मेनली ऑन अ डे टू डे बेसिस करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल GPS. लेकिन GPS जो है ये एक US का सैटेलाइट सिस्टम है. ओके, GPS इज बेसिकली US ओरिजिन. तो इंडियन ओरिजिन वाला कौन सा है, इसको हम बोलते हैं नेविक और IRNSS. सो लाइक वी हैव GPS, अगर हमको एक जगह से दूसरे जगह नेविगेट करना है, देन दीज सैटेलाइट्स विल गिव अस द नेसेसरी इनपुट्स एंड हेल्प अस टू रीच आवर लोकेशन. सो इसमें कितने सैटेलाइट्स हैं? नाउ दिस इज द 9 सैटेलाइट्स. सो यस, वी हैव टोटल 9 सैटेलाइट्स. इस 9 में से वी हैव 7 and 2 which are new. Okay, तो ये 7 satellites, these are first generation satellites और ये जो है इनके अलग अलग नाम है, जैसे कि IRNS 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F and 1G. Okay, so recently 2023 में एक लॉन्च किया गया था to replace this IRNS 1G. So here it is mentioned NVS-01. ठीक है, तो NVS-01 का इस्तेमाल किया गया था टू रिप्लेस IRNSS-1G और ये 23 में इसका लॉन्च हुआ था. एंड नाउ वी हैव NVS-02 which is launching for replacing 1E. So mostly it's replacing 1E. ये जो नेविक है, जैसे मैंने कहा, ये 7 सैटेलाइट्स जो हैं, इसका कैसा यहाँ पे डायरेक्शन है ये समझते हैं. सो बेसिकली ये जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. सो व्हाट इज जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस ये समझते हैं. सो इमेजिन दिस इज माय अर्थ. अर्थ के जो इक्वेटर के चारों ओर घूमते हैं, इसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी. वेयर एज जो अर्थ के
इंक्लाइंड मूवमेंट में रिवॉल्व करने वाला जो सैटेलाइट है इसको हम बोलेंगे जियोसिंक्रोनस। वंस अगेन इसको हम क्या कहते हैं? जियोसिंक्रोनस। इट इज इन इंक्लिनेशन विद द अर्थ्स एक्सिस, वेयरएज जियोस्टेशनरी में क्या होता है? ये होता है पैरेलल टू द अर्थ्स इक्वेटर, जिसके कारण इट लुक्स लाइक एज इफ इट्स स्टेशनरी। जैसे जैसे अर्थ घूमता है वैसे वैसे सैटेलाइट घूमता है। सो दैट इज व्हाई इट लुक्स एज इफ आपने सैटेलाइट को किधर पार्क किया है। Okay, it looks as if it is stationary to the earth. That is why the name geostationary. So ये कितने satellites geosynchronous में और geostationary में है? We have 3 satellites in geostationary and we have 4 satellites in geosynchronous. Now you must have come across this term जहाँ पे हमने देखा कि ये फर्स्ट जनरेशन सैटेलाइट्स है, सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट्स है। जो पहले 1A 1B 1C जो थे ये वो फर्स्ट जनरेशन, whereas 01 02 these are called as second generation satellites. What is the difference between first generation and second generation? यहाँ पे जो सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट्स है they are more capable, they are more efficient because इनके पास यहाँ पे और एक फ्रीक्वेंसी बैंड है जिसके कारण इंटरऑपरेबिलिटी यानी कि कनेक्टिविटी विद द अदर सैटेलाइट्स, विद द अदर सिस्टम्स काफी अच्छी है। ये जो सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट्स है इनका जो मिशन लाइफ है इट इज 12 इयर्स, ज्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन जो 1A 1B थे, दैट इज बेसिकली अराउंड 10 इयर्स का मिशन लाइफ है। So that is how the second generation satellites are more efficient than the first generation. Clear? So this is what we have seen so far with regard to the satellites. Apart from this, यहाँ पे जो accuracy हमको NAVIC systems देगी, it is said the accuracy is better than 20 meters. So that is how accurate it will be. Further, यहाँ पे जो distance है हमको जो बताएगा, it is 1500 kilometers beyond its borders. मान लेते हैं ये इंडिया है तो इंडिया के 1500 ओके आजू बाजू के 1500 किलोमीटर्स का भी डिस्टेंस हमको ये हेल्प करेगा। सो दैट इज हाउ इफेक्टिव दिस पर्टिकुलर सिस्टम विल बी एंड अगेन दिस विल बी मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू आवर अदर सिस्टम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट अस आल्सो सी द नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स ऑफ अदर कंट्रीज, यानी कि दूसरे कंट्री। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया जीपीएस। जीपीएस किस कंट्री का है? जीपीएस है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो जीपीएस its full form is Global Positioning Systems. It is a system of USA. Similarly, रशिया का खुद का सिस्टम है which is the Global Navigation Satellite System called as the GLONASS. तो यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग तरह भी आ सकता है, जैसे एलिट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये रशिया का है, उसके बाद चाइना का है बीडू, यूरोपियन यूनियन का है गैलीलियो, जापान का है क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। सो ऑल दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू हैव टू नोट इट डाउन। लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक्स अबाउट इसरो बिकॉज ये इसरो का एक माइलस्टोन है जहां पे इन्होंने 100th लॉन्च किया है। तो इसरो के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज भी हम समझते हैं। इसरो कब बनी थी? इसरो बनी थी 15 अगस्त 1969 में। इंदिरा गांधी जी ने इसको लॉन्च किया था 15 अगस्त 1969 में। इनका जो फाउंडर है दैट इज डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई, सो ही इज द फाउंडर ऑफ द इसरो और द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, द स्पेस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। फर्दर, इसरो का पहला सैटेलाइट जो इंडिजीनियसली बनाया है इसका नाम अगर पूछेंगे, द फर्स्ट सैटेलाइट, इसका नाम है आर्यभट्ट। ओके, इसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। लेकिन आर्यभट्ट इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, ये लॉन्च हुआ था रशिया के रीजन से। ओके, सो रशिया के कॉस्मोस रीजन, कॉस्मोस लॉन्च व्हीकल ने इसको लॉन्च किया था। हमारे पास तभी उतनी टेक्नोलॉजी और सब इट वाज बिल्डिंग अप, सो इट वाज नॉट completely developed, but the satellite was ours. तो first satellite is called as आर्यभट्ट। हमारा जो अभी स्पेस स्टेशंस होते हैं, राइट, वी हैव आवर ओन स्पेस स्टेशन जहां पे हम लॉन्च करते हैं। तो इसका नाम अगर पूछा जाए, इट इज कॉल्ड द लॉन्चिंग स्टेशन।
तो हमारे जो लॉन्चेस होते हैं, यू मस्ट हैव सीन, जैसे चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ, मंगलयान का लॉन्च हुआ, ऑल ऑफ दीज सैटेलाइट्स वर लॉन्च इन वन स्पेसिफिक रीजन विच इज सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर। और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा। सो श्रीहरिकोटा इज बेसिकली इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट्स जानने हैं। इसके अलावा हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो इज इन बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटका, ओके। Apart from that, if they ask you who is the current chairman of ISRO, अभी के इसरो चीफ कौन है? It is the Dr. V. नारायणन। और याद रख लेना, ये जो है रिसेंटली बन गए थे, जनवरी 13 के आसपास इन्होंने यहाँ पे सीटिंग ली थी एज द चेयर ऑफ इसरो। सो यू हैव टू नो दीज पर्टिकुलर फैक्ट्स विद रिगार्ड टू द इसरो। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। अगला जो आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू डीप सीक। Okay, now what is deep seek? Let's understand. ये दोनों द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में मेंशन किया गया है। So deep seek जो है, it is an AI systems of China. जैसे आपने commonly कौन सा यूज किया है? Chat GPT. Everyone uses Chat GPT. Now this is US based. Open AI जो प्लेटफॉर्म है, right? So ये US कंपनी का है। अभी इसको कंपटीशन देने के लिए आया है हमारा चाइना। चाइना जो है, इनका जो ये है कंपनी है डीप सीक। दिस इज ऑल्सो एन AI मॉडल विच इज फार मोर चीपर देन यूएसए। यूएसए का इट इज सेड इट इज अबाउट $100 million का है, ये फंडिंग किया है इसमें। बट इफ यू टॉक अबाउट डीप सीक, इट इज बेयरली अबाउट $6 million। सो इतना ये अंतर यहाँ पे हमको दिखता है। Let's understand some facts about DeepSeek. So firstly, it was founded in the year May 2023 में। फाउंडर है इनका लियांग वेनफेंग, ठीक है, लियांग वेनफेंग इनके फाउंडर है। ये जो DeepSeek है, इसका हेडक्वार्टर्स है हैंगजू में, चाइनीज सिटी ऑफ हैंगजू में। एंड ये एज आई सेड इट इज वेरी इकोनॉमिकल। कितना इकोनॉमिकल है? जैसे अगर आप पेड यूजर हो चैट जीपीटी का, and if you are a paid user of DeepSeek, you barely have to pay only 3% of the OpenAI charges, यानी कि सिर्फ 3%। तो 100 रुपए अगर आप उसमें दे रहे हो, you basically have to pay about 3 rupees in this particular aspect. Okay, so that is how cheaper this particular model is. Apart from that, it is said that it is very competitive in terms of with this particular जो efficiency, ये सब, it is a good competitor for OpenAI as well as अभी की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों ने इसका डाउनलोड किया है। So downloads of DeepSeek has reached far greater than ChatGPT. So इन्होंने इसको भी बीट किया, चैट जीपीटी को भी बीट किया है। इफ यू टॉक अबाउट सर्टेन एस्पेक्ट, जैसे कि अगर हम बात करें ओपन ये मॉडल को, अगर आप कुछ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन पूछते हो तो ये डिटेल्स नहीं देता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तिएनमेन जो स्क्वायर मैस्कर हुआ था चाइना में, तो उसके बारे में अगर आप डिटेल्स पूछोगे वो आंसर नहीं करता, बिकॉज चाइना ने यहाँ पे कुछ सेंसरशिप किया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड नाउ इट इज नंबर 1 डाउनलोडेड फ्री ऐप है ये, मेनली ऑन द एप्पल ऐप स्टोर एंड इट इज नाउ बीटन इवन आवर चैट जीपीटी। तो इसका आर्टिकल पूरा दिया गया है। नाउ यहाँ पे इफ यू अंडरस्टैंड हाउ इज यूएसए रिएक्टिंग टू इट, ऑफ कोर्स यूएसए हैज नॉट बीन हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर, बिकॉज दिस इज क्रिएटिंग अ सिमिलर इंसिडेंट जब रशिया ने अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम है स्पुतनिक। सो स्पुतनिक इज नॉट रिलेटेड टू कोविड वैक्सीन, बट यहाँ पे याद रख लो 1957 में रशिया ने लॉन्च किया था द फर्स्ट सैटेलाइट, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच इज कॉल्ड एज स्पुतनिक, जिसके बाद
इसका रिस्पॉन्स देखें, यूएस ऑल्सो स्टार्टेड बिल्डिंग देयर ओन सैटेलाइट एक्सप्लोरर, जो 1958 में उन्होंने लॉन्च किया, एंड दैट लेड टू द स्पेस रेस, यानी कि सबको अभी सैटेलाइट्स बनाना अभी स्टार्ट किया. So now this is creating a somewhat similar movement like we had with regard to Sputnik. लेकिन अभी ये चाइना के साथ हो रहा है. जैसे यूएसए ने लॉन्च किया अपना ओपन एआई ChatGPT, वैसे चाइना ने यहाँ पे अपना DeepSeek लॉन्च किया है. सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट एन AI रेस. जैसे यहाँ पे स्पेस रेस हुआ, यहाँ पे AI रेस होगा. So this can create greater problems and of course it will also impact India, because अगर आप देखते हो यहाँ पे players जो है बहुत ही limited है, right? अभी ये knowledge जो है with regard to AI, it's now being studied and researched and understood. तो अभी कुछ ही players यहाँ पे active हैं. And this is of course going to be with regard to India, where India is also trying to put its name on the map with regard to, जैसे हमारे खुद के missions भी है, National AI mission है, where we are also giving an impetus with regard to the artificial intelligence sector. अभी recent क्या हो रहा है? Recently अभी AI summit हो रहा है, ठीक है? अब मतलब ये जो summit है अभी February 10th को होगा, एंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी विल बी अ को-चेयर ऑफ द AI समिट. नाउ AI समिट कहां पे होगा? AI समिट होगा पेरिस में. सो प्लीज नोट दिस डाउन. यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वेयर इज द समिट टेकिंग प्लेस. तो AI समिट विल बी टेकिंग प्लेस इन पेरिस, फ्रांस. और इस समिट का मेजर मकसद ये है कि दे आर प्लानिंग टू क्रिएट प्रॉपर सिस्टम्स, प्रॉपर पॉलिसीज विद रिगार्ड टू AI गवर्नेंस. AI इनोवेशन से लेके उसका जैसा इम्पैक्ट होगा, ओके, इट शुड बी कि नॉट ओनली फ्यू कंट्रीज शुड गेट द बेनिफिट, सबको ये बेनिफिट मिलना चाहिए विद रिगार्ड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो इसके बारे में चर्चा करेंगे इस समिट में. इस समिट में गवर्नमेंट बॉडीज आएंगे, रिसर्चर्स आएंगे, जर्नलिस्ट आएंगे, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट करेंगे. सो इट्स लाइक अ कंप्लीट फोरम ऑफ ऑल द नेसेसरी स्टेक होल्डर्स, एंड दे आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग विद रिगार्ड टू दिस core topic, the upcoming, the future, which is the artificial intelligence. So ये हमने समिट समझा. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछती हूँ आपको, यू आर गोइंग टू टेल मी, यहाँ पे पेरिस में समिट हो रहा है एंड दिस इज कंडक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस. तो आप मुझे बताएंगे प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर का नाम विद रिगार्ड टू फ्रांस, बिकॉज ऐसे आपको रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो प्रेसिडेंट विद as well as the Prime Minister of France. The second question that I want to ask you, and I'm going to discuss this in my next class. मैंने कहा कि AI मिशन इंडिया में स्टार्ट हुआ है, तो ये AI मिशन को कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है? सो माय क्वेश्चन इज, इंडिया में AI मिशन चल रहा है, तो ये AI मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर इंप्लीमेंट हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है? ये आपको चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में लिखना है. सो दिस इज सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू हैव टू टेल मी, एंड नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है with regard to the Guillain-Barré syndrome. Now remember, this is one important such syndrome that has been in the news of recently. It is because यहाँ पे पुणे कहाँ पे? महाराष्ट्र में है. यहाँ पे आउटब्रेक हुआ है. 100 लोगों में यहाँ पे टेस्टिंग करके पता चला है कि ये सिंड्रोम यहाँ पे पाया गया है. So it's an outbreak of this syndrome. So we're going to understand everything about this syndrome and what exactly is in the news today. तो पहले समझते हैं about the Guillain-Barré syndrome, commonly called as GBS. इसको GBS कहते हैं. Alright, so what exactly does this infect? ये infect या affect करता है आपके neurological systems या nervous system. आपके nervous system and specifically कौन से system? आपके peripheral nervous system को. So याद रखना, nervous system जो है ये दो तरीके के होते हैं. You have the CNS, you have PNS and you also have the ANS, the autonomous nervous system. अभी हम ये दो देखते हैं. Central nervous system is basically consisting of your brain and your spinal cord. Okay, जो आपका central nervous system consists of your brain and your spinal cord. Now peripheral nervous system is that system that consists outside it. यानी कि जो आपकी hands and legs में जो भी आपके systems, जो आपके eyes, जो various organs में आपका nervous system attach होता है, इसको हम बोलते हैं peripheral nervous system.
Okay, so the nervous system apart from the brain and the spine, that is your peripheral nervous system. तो Guillain-Barré syndrome basically affects the peripheral nervous system, जिसके कारण your sense of taste, your touch, right, your hands, your joints, they start paining. Okay, so your that kind of your muscle impulses, इसको ये affect करता है. So यहाँ पे it's also called as acute inflammatory डाइमिलिनेटिंग पॉलीरेडिकुलिनोन्यूरोपैथी, बड़ा सा नाम है, AIDP किसको कहते हैं, ऑफ कोर्स शॉर्ट में हम इसको Guillain-Barré syndrome कहते हैं. So ये मेनली अफेक्ट होता है between 30 to 50 years. The common cause of this particular disorder or a syndrome, it is because of a bacteria. ठीक है, बैक्टीरिया से ये फैलता है. कौन सा बैक्टीरिया? कैप्लोबैक्टर जेजुनिम, कैप्लोबैक्टर जेजुनिम ये बैक्टीरिया का नाम है. और इससे क्या क्या आपके सिम्टम्स हैं? यू विल गेट अ फीवर, वीकनेस होता है, अदर आपके जो मसल्स हैं ये थोड़ा पेन करने लगता है. सो ऑल ऑफ दीज आर द पॉसिबल सिम्टम्स ऑफ इट. एंड वी हैव आल्सो सीन एक केस भी आया था वेयर इट लेड टू डेथ ऑफ द पर्सन एज वेल. सो दिस इज विद रिगार्ड टू द Guillain-Barré syndrome. और ये कहाँ पे अभी आउटब्रेक हो रहा है इसका महाराष्ट्र में आउटब्रेक हो रहा है. तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस जी ने यहाँ पे कहा है कि हम इस डिसऑर्डर को, इस सिंड्रोम को अभी हमारे जो हेल्थ स्कीम के अंदर लेके आएंगे. और उस हेल्थ स्कीम का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना. तो जो स्टेट का हेल्थ स्कीम है उसके अंदर ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर भी ऐड होगा, जिसके कारण जो पेशेंट्स who are affected by this syndrome, they will get little benefit or relief with regard to the treatment. So अगर कुछ डिजीजेस उसके अंदर आएंगी, अगर ये डिजीजेस का पेमेंट करना है, ट्रीटमेंट करना है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट होता है इसके लिए, यू डोंट टू वरी फॉर इट, बिकॉज ये गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ इट इफ यू आर पार्ट ऑफ दिस योजना. ओके, स्पेशली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ना हो, नहीं तो खुद के जेब से करना होगा खर्चा, ये नया कुछ डिसऑर्डर है. सो दैट द गवर्नमेंट विल हेल्प यू इन पेमेंट ऑफ दीज treatments. Okay, so this is with regard to the disorder. And अभी ये जो outbreak हो रहा है, it is said that mainly because of contaminated water and contaminated food. इसके कारण ये डिसऑर्डर हुआ है, बिकॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये. सो दैट हैज लेड टू द आउटब्रेक अमंग मेनी पीपल. तो अभी यहाँ पे सर्कुलर्स भी आ रहे हैं कि प्लीज अपना पानी गर्म करके ही पिया करो, डोंट जस्ट ड्रिंक योर वाटर एज इज, बिकॉज यहाँ पे इन्फेक्शंस होने का खतरा है. सो दैट इज द रीसेंट अपडेट ऑन द GBS. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू डीनोटिफाइड ट्राइब्स. तो कौन होते हैं denotified tribes, and let's understand this article in a little detail. So if you talk about, there is something known as denotified tribes. Okay, denotified tribes कौन होते हैं? तो कुछ communities ऐसे हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, where they were given or they were imposed under the Criminal Tribes Act. तो Criminal Tribes Act of 1924 के अंदर they were listed. ओके, इनको एक नोटिफिकेशन में लिस्ट किया गया था कुछ कम्युनिटीज को कि ये ट्राइब्स क्रिमिनल है, एंड जो भी उन्होंने ऑफेंसेस किया इट वाज कंसिडर्ड एज नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. सो इतना सख्त ब्रिटिशर्स ने इन कम्युनिटीज को यहाँ पे नोटिफाई किया था. Soon in 1949, अगस्त 1949 में इस एक्ट को रिपील किया गया था, यानी कि इस एक्ट को बंद किया गया था. कब? इंडिपेंडेंस के बाद. they decided that we cannot classify communities as criminal tribes. it's derogatory है ना, आप किसी को ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो कि आप इस ट्राइब के हो तो आप क्रिमिनल हो, राइट? सो दे रिपील्ड दिस पर्टिकुलर एक्ट, व्हिच एक्ट? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को रिपील किया, जिसके कारण ये जो कम्युनिटीज यहाँ पे हुई, दोज कम्युनिटीज वर नाउ कॉल्ड एज डीनोटिफाइड. Okay, because पहले वो notified थे under this act, now they are removed from the act, so now they are called as denotified tribes. So ये अगर समझा आपको, so this is the first term, denotified tribes. The second aspect is called as nomadic tribes and semi-nomadic tribes. Nomadic and semi-nomadic. What does this mean? Semi-nomadic tribes और nomadic tribes का यही difference है.
with regard to the frequency. Okay, so let's see. Nomadic का मतलब क्या है? Nomadic का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरे जगह हमेशा शिफ्ट करते रहता है. किसी महीने इस जगह, then a few months later he'll shift to that region. So they keep moving. Physical यहाँ पे relocation होता है. इन tribes को हम कहते हैं nomadic tribes. The second is semi-nomadic. Semi-nomadic and nomadic का difference वही है कि how frequent do they shift. So sometimes they shift after many years. इसीलिए इनको semi-nomadic, यानी ये हमेशा बहुत जल्दी से शिफ्ट नहीं होते, बहुत सालों के बाद, बहुत टाइम से ये शिफ्ट होंगे. So that is why the name semi-nomadic. So we've understood 3 terms today: denotified tribes, nomadic and semi-nomadic. तो ये जो 3 ट्राइब्स हैं, बिकॉज दे वर नॉट क्लासिफाइड इनटू एनी एनी ग्रुपिंग, मेनली SCs, STs और एनी अदर OBCs. यहाँ पे ऐसे कितने ट्राइब्स ऐसे थे? अराउंड 268 ट्राइब्स. 268 ट्राइब्स यहाँ पे दिए गए थे जिनका कोई यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं था. सो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? एक कमीशन बिठाई. ठीक है, तो एक कमीशन बिठाई और कमीशंस बहुत सारे थे. सो वी हैव द काका केलकर कमीशन, वी हैव द मंडल कमीशन, ओके, सो वी हैड रेंके कमीशन, इदाते कमीशन. तो ये अलग अलग कमीशंस आए और ये कमीशंस वर नॉट एबल टू फाइनली गेट थ्रू क्लासिफाइंग, बिकॉज क्या हुआ, कुछ ट्राइब्स किसी और ट्राइब से हट गए, किसी ट्राइब ने ज्वाइन हुआ. सो ऑल दिस हैपेंड एंड दे वर नॉट एबल टू कैटेगराइज दीज डीनोटिफाइड ट्राइब्स इनटू एनीथिंग. ओके, और अगर आप क्लासिफाई नहीं करते, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि इनको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे ना. फिर जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती है, वेलफेयर स्कीम्स आती है, दे आर नॉट गोइंग टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ इट. सो दैट इज व्हाई क्लासिफाई करना बेहद जरूरी था. तो ये तो हमको समझा. तो इसीलिए नीति आयोग ने 2019 में क्या किया? एक ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि आप चेक करो और आप हमको इंफॉर्मेशन दो कि कौन से कम्युनिटीज कौन से जगह में कैटेगराइज होंगे. सो किस बॉडी को उन्होंने बोला कैटेगराइज करने को? इन्होंने बोला एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज ANSI, ठीक है, along with tribal research institutes और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस वेरियस स्टेट्स, बिकॉज इंस्टीट्यूट्स हर स्टेट्स में होते हैं. तो आप साथ मिलके चेक करो विद रिगार्ड टू कहाँ से ये इवॉल्व हुए हैं इस ट्राइब के बारे में, बेस्ड ऑन द एथनिक टाइज, बेस्ड ऑन देयर रेस, ये सब आप चेक करो. तो ये सब किसने बोला? नीति आयोग ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बोला. अभी न्यूज ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली ये 268 ट्राइब्स को या कम्युनिटीज को यहाँ पे कैटेगराइज किया है. ओके, 268 ट्राइब्स को कैटेगराइज किया है. सो यहाँ पे दिया गया है 3 ईयर स्टडी के बाद दे हैव बेसिकली हैव 179 इन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, OBCs. 85 आर recommended for classification for the first time. 63 communities have never classified, not traceable. इसका कुछ communities का trace ही नहीं हुआ है. So all of this is said. So we just get a knowledge as to what is happening. Now coming back to denotified tribes, ठीक है, अब हमारे लिए ये स्टडी इंपॉर्टेंट है. क्या एग्जैक्टली इसमें है? So I'm going to just erase this and I'm going to mention it once again. Okay. So now with regard to this, government started bringing about a commission. इस commission का नाम है National Commission for Denotified Tribes. ठीक है, और ये हर 3-3 साल लेके आती थी. द लेटेस्ट एंड द लास्ट कमीशन वाज कॉल्ड एज द इदाते कमीशन. इदाते कमीशन जो है ये आया था 2014 में और 2017 में 3 इयर्स स्टडी के बाद उन्होंने 17 में लेके आया, बट दे वर नॉट वेरी सक्सेसफुल, बट दे गेव सम रिकमेंडेशंस. रिकमेंडेशन इदाते कमीशन का ये था कि आपको कुछ परमानेंट कमीशन सेटअप करना चाहिए फॉर द बेनिफिट और द वेलफेयर और द डेवलपमेंट ऑफ दिस डीनोटिफाइड ट्राइब्स. तो ये परमानेंट कमीशन जिन्होंने, बिकॉज ये जो कमीशन है ये आते रहे, इदाते है, और मैंने कहा था जैसे रैंके कमीशन है, वी हैव काका केलकर कमीशन. सो देयर वर मेनी कमीशंस. 1965 से ये कमीशंस आए हैं. सो एक परमानेंट कुछ होना चाहिए टू लुक आफ्टर द डेवलपमेंट, राइट. सो ये जो परमानेंट कमीशन है इसका नाम है डेवलपमेंट वेलफेयर बोर्ड, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड ऑफ डीनोटिफाइड ट्राइब्स. ओके, डीनोटिफाइड ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज जो है. सो वंस अगेन, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीनोटिफाइड ट्राइब्स
denotified, semi-nomadic and semi-nomadic communities. तो ये communities because they were not considered as tribes altogether. So ये जो board है, it is permanent and this works under the aegis of which ministry? Ministry of Social Justice and Empowerment. Ministry of Social Justice and Empowerment. यानी कि इनका काम, इनका मकसद यही है कि डेवलपमेंट लाना for these tribal communities because they were not classified anywhere. Now we also have certain schemes for them. Schemes जैसे कि seed. So this is an important scheme which is called as Scheme for Economic Empowerment for the Denotified Tribes. Okay, once again, Scheme for Economic Empowerment for Denotified Tribes. Again, this comes under the same ministry, Social Justice and Empowerment इसको देखती है. इसका काम वही है economic empowerment देना with regard to housing, with regard to education, with regard to hospitals, healthcare. ठीक है, तो यहां इनको एम्पावर किया जाता है वाया द स्कीम एंड हु इज लुकिंग आफ्टर दिस? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. तो यहाँ पे दो हमने चीजें देखी, हाउ वी आर हेल्पिंग दीज डीनोटिफाइड कम्युनिटीज, सेमी नोमैडिक एंड नोमैडिक कम्युनिटीज. तो यहाँ पे पूरा आर्टिकल को मैंने जिस्ट में आपको समझा दिया है. लेट अस नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला जो आर्टिकल है, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन माय प्रीवियस डिस्कशन, बट थोड़ा हम देखते हैं कुछ नए चीजें जो आ रही हैं इस आर्टिकल से. सो फर्स्टली, जब हमारे नए प्रेसिडेंट, हमारे नहीं, यूएस के नए प्रेसिडेंट आए हैं विच इज डोनाल्ड ट्रंप, राइट. लास्ट मंडे ये आए थे एंड इन्होंने बहुत कुछ चेंजेस किए. एक सा चेंज था बर्थराइट सिटीजनशिप. What do you mean by birthright citizenship? यानी कि when a person is born in a country, उसको automatically उस country का citizenship मिलता है. मान लेते हैं कि कोई इंडियन फैमिली है, उनका बच्चा हो जाता है यूएस में, तो उस यूएस को जो बच्चा है उसको यूएस सिटीजनशिप मिलेगा. दैट इज बर्थराइट सिटीजनशिप. तो इसको बंद किया था किसने? ट्रंप ने बंद किया था वाया एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कि अगर आपके पेरेंट्स यूएस सिटीजन नहीं है तो आप, इवन इफ यू आर बोर्न इन यूएस, यू कैन नॉट गेट यूएस सिटीजनशिप बेस्ड ऑन जस्ट बाय बर्थ. क्लियर? कि कोई दूसरे रेस, दूसरे कंट्री का अगर कोई बॉर्न होता है यूएस में, उसको ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, इज व्हाट वाज डिसाइडेड. लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज है यूएस के, इन्होंने इस ऑर्डर को रोका है, इसने ब्लॉक किया है. सो दैट मीन्स दिस हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड. This has not been executed. So this is the whole aspect with regard to what is happening. Let's understand quickly, brief में समझते हैं. Already मैंने article के detail में किया था on 22nd January. So in case you want to watch it, you can just have a quick look and get back to this. Okay? 22nd या 25th January का हमने news discussion में हमने ये किया है already. Anyway, coming back to this, we are discussing with regard to the birthright citizenship, जहाँ पे बेसिकली ये कब से ये स्टार्ट हुआ था? इट वॉज इन द 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ओके, 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द यूएस. कब आया था ये? 1868 में. तो 1868 में यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस के संविधान में लिखा है कि अगर आप यूएसए में बॉर्न होते हो, आपको बाय बर्थ राइट सिटीजनशिप मिल सकता है. ओके, एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी 14th अमेंडमेंट लेके आया, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्लेवरी का अबॉलिशमेंट, या अगर हम रेशियल इक्वालिटी, सब जो रेसेस है, अफ्रीकन अमेरिकन जो भी यहाँ पे रहते हैं, ऑल ऑफ देम आर इक्वल, ये सब लेके आए थे 1868 के 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में. लेकिन अभी ट्रंप ने इसको हटाया है एंड यहाँ पे बताया है विद रिगार्ड टू इफ योर पेरेंट्स आर मेनली कमिंग ऑन अ वीजा, ठीक है, then the child cannot basically get a बर्थराइट सिटीजनशिप. यानी कि बहुत सारे इंडियंस पढ़ने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, तो उनके बच्चे जो वहां पे होंगे, दे कैन नॉट गेट सिटीजनशिप जस्ट बिकॉज दे आर बोर्न इन द यूएस. हाउएवर दिस हैज बीन स्टॉप्ड एंड नाउ वी आर लुकिंग एट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट ट्रम्प डिड. यहाँ पे ऑफ कोर्स इट इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्दर अगर ये पास होना है, यू रिक्वायर एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और अमेंडमेंट के लिए यू रिक्वायर मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट.
जैसे उनकी पार्लियामेंट में, जैसे लोकसभा राज्यसभा इंडिया में है, वहां पे भी यू हैव द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट। तो इन दोनों घरों में यू हैव टू गेट 2/3 मेजोरिटी, इतना मेजोरिटी की आवश्यकता है। अलोंग विद दैट यू नीड टू एंश्योर 3/4 ऑफ द स्टेट्स, जैसे हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं उसकी सहमति होती है, वैसे यूएस में 50 स्टेट्स है, तो 50 स्टेट्स में 3/4 ऑफ दीज स्टेट्स हैव to ratify, have to give a yes. Only then can this particular change that Trump got be accepted. नहीं तो ये चेंज नहीं आ सकता। Clear? So this is some important aspects that we have seen so far. Let's proceed to the next article. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एसर के बारे में। एसर का फुल फॉर्म है एनुअल सर्वे, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल status of education report. Okay, so that is called as ASER and this has been coming since 2005. 2005 से ये आ रहा है, अभी ये 2024 का रिपोर्ट है। Now कौन लेके आता है ये रिपोर्ट? This is by an NGO. NGO लेके आता है, NGO का नाम क्या है? प्रथम। Okay, now why is this report important? Is because it gives us some important insights with regard to our education system in India. क्योंकि ये सर्वे करता है, कैसा सर्वे? ये रूरल हाउस होल्ड सर्वे करता है, रूरल गांव-गांव जाके हाउस होल्ड सर्वे करता है टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल आउटकम्स ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, कि क्या ये रीड कर पा रहे हैं या ये बेसिक मैथ्स कर पा रहे हैं, तो ये चेक करता है। सो ये जो सर्वे है ये 3 भाग में होता है। फर्स्टली यू हैव योर योर एलिमेंट्री स्कूल्स या प्री प्राइमरी बता सकते हैं। पहले प्री प्राइमरी की बात करें यानी कि 3 से 5। ओके, आई जस्ट राइट इट वंस अगेन, इट्स इजियर टू सी। ओके, तो जैसे मैंने कहा जो रिपोर्ट है एसर रिपोर्ट ये 3 भागों में होता है। द फर्स्ट वन इज प्री प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी का मतलब है 3 से 5 इस एज ग्रुप के कैटेगरी में। देन यू हैव एलिमेंट्री, एलिमेंट्री इज बेसिकली 6 years to 14 years और 15 से 16 यानी कि ओल्डर स्कूल, राइट, ओल्डर किड्स। तो ऐसे करके 3 सेपरेट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होता है टू अंडरस्टैंड द फाउंडेशनल लिटरेसी, बेसिक रीडिंग राइटिंग मैथ्स, ये चेक करते हैं इस पर्टिकुलर सर्वे में। तो इस पर्टिकुलर सर्वे के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहा गया है कि फर्स्टली कोविड की वजह से वी नो दैट एजुकेशन टुक अ बैक सीट बिकॉज सभी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम ये ऑनलाइन मोड पे ट्रांसफर हुए हैं। अभी कौन इससे अफेक्ट हुआ पुअर, द रूरल हाउस होल्ड्स, है ना, क्योंकि वी डोंट एक्सपेक्ट देम टू हैव लैपटॉप्स, वाईफाईज, है ना। सो कनेक्टिविटी जो है गांव में बहुत डिफिकल्ट है, कुछ जगह कुछ घरों में होता है, कुछ घरों में नहीं होता। सो दे आर मोर अफेक्टेड। अगर होगा ही फोन में होगा प्रॉबेबली, राइट। सो फोन में कितना वो पढ़ेंगे, कितना वो स्कूल अटेंड करेंगे, इट्स डिफिकल्ट। तो कोविड के कारण दिस हैड क्रिएटेड अ स्लो डाउन इन एजुकेशन सेक्टर, बट अभी इस स्लो डाउन को हमने वी वर एबल टू टेक इट ओवर। अभी हमने कुछ प्रोग्रेस किया है डिस्पाइट दैट स्लो डाउन। तो ये आर्टिकल बताता है, क्लियर। एंड आर्टिकल ये भी बताता है कि इम्प्रूवमेंट्स किस रीजन से हुआ है, व्हाट आर द बेसिक रीजंस व्हाई वी सी एन इम्प्रूवमेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ स्कीम्स, जैसे कि हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया था, which gave an impetus, a push to the foundational literacy, numeracy, मैथमेटिक्स, ये इस सब्जेक्ट्स को कैसे उन्होंने पुश दिया, कैसे स्कूल्स को अडॉप्ट होना पड़ा वाया द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दूसरे गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं जैसे कि निपुण भारत स्कीम। निपुण भारत स्कीम जो है दे वांट टू अचीव बेसिक अगेन फाउंडेशनल लिटरेसी, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें 3 से 9 साल की उम्र तक दे वांट टू गेट दैट, यानी कि ना जैसे सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड समटाइम्स दे डोंट नो द बेसिक्स ऑल्सो हाउ टू रीड 2-3 लेटर वर्ड्स। तो ये अचीव करना बाय द ईयर 2025, तो ये जो पुश गवर्नमेंट ने दिया है वाया द वेरियस स्कीम्स, इसके कारण वी वर एबल टू टेक डाउन द कोविड स्लो डाउन, वी वर एबल टू टेक डाउन पैंडेमिक की वजह से जो भी हमारे एजुकेशन सेक्टर में लॉसेस हुए हैं, इसको हम
we could overcome them, we could achieve the targets. Let's now proceed to the sports news of the day. तो बहुत सारी interesting sports news हम जल्दी से cover करते हैं because ये आपके competitive exams में काफी important होता है. तो जल्दी से देखते हैं कौन से articles हैं. We have firstly the 38th National Games of India. इंडिया के National Games 38th edition है. कहाँ पे हो रहा है ये? It is happening in उत्तराखंड. ठीक है, उत्तराखंड के वेरियस सिटीज में ये हो रहा है. यहाँ पे याद रखना ये कल के दिन से स्टार्ट हुआ था, जनवरी 28 से लेके अभी फरवरी 14 तक ये होगा. रिमेंबर बहुत सारी एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे. मेनी सच डिस्टिंग्विश एथलीट जैसे कि नीरज चोपड़ा है, पीवी सिंधु है, साइना नेहवाल. सो दीज ऑफ देम दे आर नॉट अटेंडिंग दिस बिकॉज दे वांट द अदर न्यू टैलेंट्स टू कम इनटू द फेम. तो इसीलिए जो हमारे डिस्टिंग्विश टैलेंट्स जो ओलंपिक्स और सब खेलते हैं उन्होंने यहाँ पे बैक सीट लिया है, ये यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. सो इट विल गिव अस न्यू चांसेस, न्यू फेसेस फॉर देम टू कम अप इन द स्टेज. 36 sports होंगे and we have demonstration sports like कलरी पट्टू, मलखम, राफ्टिंग, योगा, ये सब भी होगा. तो 11 कुछ वेन्यूज होंगे अलग अलग रीजन जैसे मैंने कहा. एंड इनॉग्रेशन हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था कल के दिन. यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है इसका जो मैस्कॉट है इसका नाम क्या है. व्हाट इज दिस, 1 मिनट. हाँ, मैस्कॉट का नाम याद रखना, माउली. मैस्कॉट का नाम क्या है? माउली. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, अभी माउली जो है इट इज बेस्ड ऑन द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड. स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड क्या है? इट्स द हिमालयन मोनल. हिमालयन मोनल, मोनल है बर्ड है. ठीक है, सो दैट इज हाउ मौली इज बेसिकली बेस्ड ऑन. उसका जो पिक्चर है आप देख सकते हो. एंड दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ द 38th National Games of India is. Let's now proceed to the next and the last article of the day, which is with regard to a cricketing news. Cricket news ये है कि जो बुमराह है, जसप्रीत बुमराह, okay, he also called as the boombox, right? Because he is one great bowler. तो इनको इनके last year के performance जो 2024 का performance के दौर पे he has been given the ICC Men's Cricketer of the Year. तो ये पूछ सकते हैं who is the ICC Men's Cricketer of the Year. It is gone to Jasprit Bumrah and इसको ट्रॉफी जो यहाँ पे एसोसिएटेड है, it's called as the Sir Garfield Sobers Trophy. So Sir Garfield Sobers Trophy, इस ट्रॉफी को दिया जाता है to the ICC Men's Cricketer of the Year. So this is some important one-liner that you can expect in your exam. And that is all for today. I hope you have understood whatever articles we have discussed. I'll see you in the next video. अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 GK questions based on this and then you can check your knowledge as to कितना आपको याद है हमारे इस article के aspects से. So let's see you in the next video. Thank you so much for watching.